दोस्तों नमस्कार, धनखड़ जी से ही बात करेंगे। विपिन जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने पुस्तक में एक अध्याय जोड़ा है आईआईटी और पीएचडी, ये क्या है? हाँ, मैं पीएचडी की बात कर रहा था। पीएचडी के जो दुख हैं ना और सुख हैं वो सब जगह समान है। मुझे आईआईटी में भी वही दुख नज़र आया पीएचडी करने। ऐसा नहीं है कि डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालयों के बच्चों की समस्याएं होती हैं या वहाँ का ना, आईआईटी की पीएचडी करने वालों के भी अपने दुख हैं या उनके अपने किस्से कहानियाँ हैं इसमें। जैसे दिल्ली आईआईटी में से मेरे दोस्त ने पीएचडी की है, राहुल सिवाच नाम है, डॉक्टर राहुल सिवाच। इस समय वो सिंगापुर की एनटी यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं, वहाँ पे पीडीएफ कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से दिल्ली आईआईटी से उन्होंने पीएचडी की। तो मेरा वो बचपन का दोस्त है। तो दिल्ली आईआईटी जाना होता था इस बहाने उससे मिलना, बातचीत करने। जब जाते थे वहाँ रुकता था तो उन रिसर्च स्कॉलर के सुख दुख पता चलते थे, बात होती थी। अच्छा, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये आपके यहाँ रिसर्च कैसे होती है। तो मतलब जब क्या दुख है उनके? हाँ, तो दुख मतलब बिल्कुल सामान्य है। जो साइंस, क्योंकि बच्चे वो साइंस की रिसर्च ज़्यादा है वहाँ पे सारा काम। तो केमिस्ट्री वालों की बताता हूँ, तो वो लैब में रहते 10-12 घंटे 14 घंटे लैब में हो गए। उसके बाद एक तनाव आता है, एक दबाव आता है सब पे, जाहिर है। घर परिवार से दूर है, हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद चाहिए। उसके बाद जो उनकी लाइफ होती है वो बड़ी मस्त, लाइफ को बड़ा मस्त तरीके से जो है जीते हैं, एंजॉय करते हैं। अब जैसे एक गाना है भोजपुरी, वो लगा हुआ है लिपस्टिक, है ना, वो गाना इस तरह से करके है, जीरा टोप लागे तू। ये गाना मैं पहली बार मैंने दिल्ली आईआईटी में सुना था। अब हुआ किस्सा ऐसा कि मैं राहुल से मिलने पहुंचा उसकी लैब में। उसने कहा कि थोड़ी देर लैब चलते हैं, काम सा थोड़ा सा बचा है, उसे पूरा करने के बाद आ जाएंगे और फिर खाने पे चलते हैं, खाना खाएंगे बाहर। ठीक है। जैसे उसकी लैब में पहुंचा तो उसने थोड़ी बहुत देर काम अपना समाप्त करने के बाद आया वापस। उसमें बाहर 2-3 कंप्यूटर रखे थे, मुझे एक केबिन सा था, मैं उसमें बैठ गया। चलते चलते कहने लगे चलो थोड़ा सा एक तुम्हारा मूड फ्रेश कर देता हूँ और जो है फिर चलते हैं बाहर। ठीक है। वो उसने कंप्यूटर पे गया, 2-3 बार उसने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये गाना चलने लगा, जिला टोप लागे तू। अब भोजपुरी वाना, देसी ठहाटी, और उसके जो 2 और कुलीग थे साथ में, और वो तीनों ने नाचना शुरू। अब मैं चौंका इस बात में। मैंने कहा भाई आईआईटी में भी ये सब चलता है, तुम ये ऐसे गानों पे, देसी देहाती गाँव भोजपुरी गानों पे डांस करते हो? मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंगली था। वो गाना बहुत हिट गाना है, बड़ा गाना है लोग। तो मैंने ये गाना पहली बार वहाँ सुना था। इसके बाद एक और दिलचस्प बात ये है कि जब हम खाना आईआईटी के बाहर, मेन गेट के बाहर गए, एक बाजार है छोटा सा वहाँ पे, तो कह रहे चलो मोमोज़ खाना चलते हैं। तो एक मोमोज़ का स्टॉल लगता था, उसमें खाने गए। वहाँ से खा के आ रहे थे, उसके ठीक सामने एक लिकर की शॉप थी। अब वहाँ मैंने देखा वो ठीक है जा रहे थे, बियर लड़के लड़कियाँ अपना ले रहे थे और ठीक है आ रहे थे, सारी बात आ गए। फिर आते आते उसने इस बात को मैंने लिखा है, किताब में है वो कहानी, कि मैंने कहा भाई ये मतलब बियर तो बड़ा कॉमन दिख रहा है। तो लड़के कहने लगे हाँ क्या दिक्कत है ना भाई, इतना परेशान मत हो तुम। बियर कैरी करना, इनऑर्गेनिक किताब कैरी करने से भी इजी है यहाँ बैग में बच्चों के, बड़े आसानी से मतलब शाम को और कहाँ जाएंगे, तो इसको तो इतना चौंको मत। मैंने कहा अच्छा। कह रहे इससे अगली बात जो बताऊँगा तुम उस पर ज़्यादा चौंकोगे। क्या कह रहे कि मतलब 1-2 स्कॉलर वहाँ ऐसे थे जिन्होंने अपने बियर पीने का रजिस्टर में मेंटेन किया हुआ था कि आज इतने की बियर पी फेलोशिप। मतलब वो इस बात का डाटा रखे हुए थे कि फेलोशिप से इतने की बियर पी ली अब तक। तो ऐसे काम आईआईटी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई बियर का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, फेलोशिप से कितने की बियर पी ली। कह लेकिन नहीं, यहाँ बस ये कुछ लोग हैं अपने हिसाब से करते हैं। तो मतलब फेलोशिप से बियर पीने का रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। ये एक आईआईटी नहीं कर सकता है ऐसी। ठीक है। तो इस तरह का किस्सा नहीं, बहुत दिलचस्प है। और आपने एक अलग हिस्से में बांटा है किताब को, परवरिश। तो जो कि सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगा कि आप हाउस हस्बैंड बने, आपने नौकरी छोड़ी, उसके पीछे मुझे लगता है सबसे बुनियादी रीज़न तो यही था कि आप बच्चे की परवरिश को लेकर के चिंतित थे। तो इसमें किस तरह से आपने परवरिश में किस तरह की बेचैनियाँ आपके भीतर थी और फिर किस तरह के बदलाव आपने किए नौकरी छोड़ने के बाद? हाँ, थोड़ा बहुत तो पहले कर रहे थे, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद अब वो कम्प्लीटली मेरा काम हो गया था। दरअसल काम देखिए, हाउस हस्बैंड या हाउस वाइफ, इस काम में एक डिफरेंस है, या किसी भी काम, जब हम किसी काम को अपना नहीं समझते, यहाँ इस फ़र्क है। हाउस वाइफ के काम को जो हस्बैंड है वो अपना नहीं समझता,
तो ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। जिस काम को हम अपना नहीं समझते वो उसको मान लेते ही तो हमारा है ही नहीं, उससे ऐसी दूरी बना लेते हैं, या उसे कह लो उसे छुआछूत की बीमारी भी बना लेते हैं एक तरह से, कि भाई मैं तो नहीं करूँगा इस काम को। काट दो भाई। हाउस हस्बैंड और हाउस वाइफ के काम में एक डिफरेंस जो मोटे तौर पे मैंने देखा, महसूस किया, जो दूसरी चीज़ों पे भी लागू होता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस काम को हम अपना नहीं समझते उस काम से हम दूरी बनाए। हाउस वाइफ का काम को हस्बैंड अपना मानते ही नहीं कि इसका काम का ये काम, मतलब सब्जी काटना उनका हो सकता है, चाय बनाना वो भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, फिर इस काम को वो अछूत समझ लेते हैं कि ये तो महिलाओं का ही काम है, ये पुरुष के काम है ही नहीं। एक IIT की एक रोचक बात बताता हूँ मैं कि PhD के जो समस्याएं हैं वो सब जगह एक सी हैं। दिल्ली IIT में मेरा जाना होता था, दोस्त वहाँ से PhD कर रहा था, डॉक्टर राहुल सिवाज, तो वो कैसे माहौल में काम कर रहे हैं, नो डाउट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और अच्छा काम होता है वहाँ पर। तो वहाँ का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक दो बच्चे ऐसे मिले, मतलब जो फेलोशिप पे थे, और उन्होंने बियर पीने का फेलोशिप से रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन किया हुआ था बाकायदा, कि इतने फेलोशिप से इतने की बियर पी ली, और वो हज़ारों में पहुंच चुका था। ये मुझे बाकायदा बताया गया। एक तो रजिस्टर उठा के लाने को तैयार था, अगर मुझे पहली बात भरोसा नहीं हो रहा था इस बात पे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रजिस्टर ला के उठा के दिखा देते हैं। अब जब इतनी बात वो कह रहे हैं तो मतलब यकीन ना करने की कोई बात ही नहीं है। तो मैंने सोचा भाई वो मतलब IIT किन किन मायनों में लगा। मैंने कहा ये काम को एक IITian ही कर सकता है। बस के सफ़र में एक मैंने जो अनुभव किया कि वैसे तो बस में जब तक सवारियां कंधे से कंधे नहीं मिल जाते तो बस ड्राइवर बस आगे नहीं बढ़ाता है, और सवारी दूसरी सवारी को बैठने की जगह दे दे, ये भी एक बड़ा धुंध है। इसमें मेरा अपना अनुभव ये है कि अगर 3 सीट वाली सवारी पे, मतलब सीट पे 2 सवारी पहले से बैठी हैं और एक तीसरी सवारी आती है, अगर उन दोनों में से वे दोनों एडजस्ट कर दे, ज़रा सा हिल भी जाएं और उसे बैठने को जगह दे रही है, इसका मतलब समझ लिया वे इंसान अच्छे हैं। आमतौर पे हम ऑटो में सवारी कर रहे हों, बस में कर रहे हों, मेट्रो में कर रहे हों या ट्रेन में कर रहे हों, लोगों में इस हद तक मतलब इसे क्या कहें, लापरवाही कह लीजिए, या इतने आत्म केंद्रित हो चुके हैं कि जैसी सवारी आके बैठी ज़रा सा हिलने डुलने की भी कोशिश नहीं करते। तो अगर आप बैठते हैं और पड़ोस की सवारी ज़रा सा भी एडजस्ट कर रही है, हिल डुल रही है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो इंसान अच्छा है। पेरेंटिंग में आपने किताब में बारीकी से जिक्र किया बहुत सारी चीज़ों का। सुबह उठ के भाग दौड़, नाश्ता बनाना बच्चे का, बैग तैयार करना, यूनिफॉर्म उसकी तैयार करना, उसको स्कूल तक ड्रॉप करना, फिर उसकी PTM अटेंड करना। तो ये किस तरह की मुश्किलें थी? रूटीन एक सेट था हमारा। सुबह 5 बजे, अगर रात को सुबह 5 बजे का अलार्म लगाने से लेके, जैसे ही अलार्म बजता है सुबह 5 बजे, वो सबसे पहले मैं ही उठता हूँ। मेरे पास मोबाइल रखा रहता है, उसे बंद करने के बाद हमारा दिन शुरू हो जाता है। तो उस 5 बजे के बाद, क्योंकि मैडम को 6:30 बजे उनको स्कूल के लिए निकलना होता है, तो उससे पहले की जो सारी तैयारी, किचन में चले जाना, भाई उसमें बाकी चीज़ों में हेल्प कर लेते हैं। मान लीजिए सब्ज़ी काटनी है, चाय बनानी है, मतलब चाय मैं ही, मतलब इसमें कोई वाहवाही वाली बात नहीं है, चाय मैक्सिमम मैं ही बनाता हूँ। मुझे अपनी बनाई हुई चाय पसंद है और मेरी बनाई हुई चाय अब सबको पसंद है। तो वो सुबह सबसे पहले जो है चाय बनाने के साथ दूसरा दिनचर्या चलता रहता है। मैडम अपना तैयारी नाश्ते के लिए और अपना बना के वो निकल जाती है। अब उनके जाने के बाद बेटे का रूटीन शुरू होता है 6:30 बजे। 6:30 बजे मैं खुद उठ जाता हूँ, और उठने के बाद जो है उसको उठाना, नहलाना, उसका नाश्ता बना के उसे तैयार करके दे के उसको स्कूल ड्रॉप कर देना। इस कार्यक्रम में लगभग 7 से 7:30, मतलब उसको 7:30 पौने 8 ड्रॉप करके और 8 बजे आके बाकी दिन का काम घर। फिर क्योंकि 2 अगर वर्किंग लोग घर से सुबह बाहर निकलते हैं, या एक भी निकले, और मेरे घर से तो 2 जाते हैं अभी, ठीक है, तो अगर घर से 2 वर्किंग लोग बाहर जाते हैं तो बहुत सारा काम उसके बाद भी घर पर बचता है, जो फैलता है उसे समेटना, उसे कवर अप करना, झाड़ू है, कपड़े इधर उधर पड़े, कहते हैं ना, तौलिए इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, कपड़े समेटना, इन सब में आधा 1 घंटा लगने के बाद ये लग जाता है। तो दोपहर में जब तक वे आ नहीं जाते तो इस बीच कुछ ना कुछ थोड़ा फिर पढ़ना लिखना हो जाता है, अखबार या जो दूसरे काम किए, लैपटॉप पे थोड़ा बहुत लिखने का, किताब लिखने का काम भी इसी बीच शुरू किया। यहाँ याद आ रहा है तो बता दूँ, मेरा किताब से जो है करीब 4 महीने मेरा किताब से अफेयर चला। अफेयर मैं इसलिए बताता हूँ, ये मैंने पत्नी को भी नहीं बताया था मैं लिख रहा हूँ,
वो जब चले जाते थे 9 बजे मैं लैपटॉप ऑन करता और 9 से करीब 12 साढ़े 12 बजे तक लैपटॉप ऑन रहता और उस पर मैं लिखने का काम करता रहता 3 घंटे में, क्योंकि 12:30 1 बजे उनके आने का फिर शेड्यूल हो जाता है। तो इस बीच चुपचाप मैं इस काम को 4 महीने तक करता रहा। जब पूरा हो गया और मैंने उसका फाइनल प्रिंट आउट लिखा के सबसे पहले मैडम के सामने रखा था कि ये है, ये लीजिए। उन्होंने पूछा ये क्या है, कहने में ये किताब लिखी है। तो किताब कौन सी लिख दी उन्हें टॉपिक भी नहीं पता था, लिख क्या दी। मैंने कहा ऐसे जब मैंने बताया तो कह रही, तो मतलब सच बताऊं पहला एकदम कड़ा विरोध था उनका। कहने लगा अपने घर की कहानी अब सबको बताओगे? उन्हें ही लगा पता नहीं क्या लिखा। मैंने कहा हाँ, कि सबको बताने की क्या ज़रूरत है, हमारे घर में क्या हो रहा है। उनकी बात ठीक है, तो उन्हें लगा। मैंने कहा अच्छा एक काम करें, सबको नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें तो बता सकता हूँ ना। कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा इसको पढ़ लो। तो रखा रहा वो 4-5 दिन तक, तो उन्होंने उठाई नहीं, वो पढ़ा नहीं। ऊपर से कवर पे मैंने कहा एक काम कर, पढ़ लो और इसे रिजेक्ट कर दो आप। अगर ऐसी कोई बात मैंने लिखी है जो नहीं लिखी जानी चाहिए तो मैं इसे हटा दूंगा। मैंने कंसर्न तुम्हारी है क्योंकि हमारी अपनी है। और हाँ, चूँकि आप रियल स्टोरी संस्मरण। तो उन्होंने खैर 4-5 दिन बाद जो है उन्होंने शुरू किया पढ़ना और वो 2-3 दिन में पूरा करके उन्होंने, तो जब वो उन्होंने पूरी पढ़ ली एक बार तो लगभग नाराज़गी आधी दूर हो चुकी थी। तो उन्होंने ही नहीं था कि नहीं ये ठीक है। कह फिर उनका ये हुआ कि लगा इसमें एक काम करिए, नाम नहीं देते हैं, नाम मत दो अपने। मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, जिनको हम बता रहे हैं कहानियाँ, जो कोई किताब जो पढ़ेगा अगर अननोन पर्सन है तो उसे नाम से उसे क्या फ़र्क पड़ता है। और नोन को पता ही है कि हमारी है, तो नाम और काल्पनिकता तो कुछ है नहीं इसमें, सब चीज़ रियल है, संस्मरण है। तो खैर वो कुल मिला के इस पर राज़ी हो गई। तो ये बीच में किस्सा मैंने उसका जोड़ी था। बात परवरिश पे हो रही थी, उस पर आते हैं। तो बच्चे को पिक एंड ड्रॉप, एक इस नाम से टाइटल है, एक टॉपिक लिखा है, तो उसे पिक एंड ड्रॉप बच्चे का मैंने आज शुरू से लेके जब से वो स्कूल गया और अब तक मैं खुद ही किया है। मैंने कभी उसको स्कूल वैन नहीं लगाई और बाकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं, कोई कन्वेंस इस्तेमाल नहीं किया। तो परवरिश का एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे अच्छा बच्चों के साथ जो एक जीवन की एक रस है जो मैंने लिया है और अभी भी ले रहा हूँ, जब बच्चे नहा रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, वो सबसे दिलचस्प बात करते हैं। क्योंकि स्कूल जाने से पहले उठ गए, आपने नाश्ता कराया, तो उनको नहाने से लेके और उनको तैयार करके स्कूल छोड़ने तक के बीच जो कन्वर्सेशन होता है हम दोनों का, वो वाकई में एक अलग तरह का कन्वर्सेशन है। उसका मैंने बड़ा सुख भोगा है, अब भी भोग रहा हूँ मैं। और मतलब कुछ बताइए क्या होता है। पेरेंट्स को मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि वो माएँ तो बहुत सारे सुख भोगती है, वो जैसे वो बात उस समय वो बातें करते हैं आपसे, या तो वो आपसे बातें करेंगे या आप उनसे करोगे, कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो वो बातें अपनी दुनिया की करते हैं, दरअसल वो अपनी क्यूरियोसिटी उनमें होती है, वो सवाल पूछते हैं। वो जैसे मुझसे बेटे से बात होती थी, वो जब अच्छे मूड में होता है तो वो ओपेरा गाने लगता है, सुनाता है। मैंने उसने कहा मैं सुनता हूँ चुपचाप, वो गाने दो, वो अपने मस्त मूड में है, ओपेरा सुना रहा है। वो ये तरह की बातें, अब वो ये पूछता है अच्छा पापा ये बताओ ये गर्मी क्यों पड़ती है और सर्दी क्यों पड़ती है। अब उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी है, सवाल आप बताओगे, पूछोगे। अच्छा वो नहाते वक्त पूछ लेता है। अब वो ये पूछ लेता है अच्छा ये आपको पता है ये जो है मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियो कैसे बनाता है। अब पहले आपको पता होना चाहिए मिस्टर बीस्ट कौन है। मिस्टर बीस्ट नंबर 1 यूट्यूबर, मतलब उसके करोड़ों में 40-50 करोड़ फॉलोअर हैं उसके, बड़ा यूट्यूबर है बहुत। अब उसे पता है, अब उसकी क्यूरियोसिटी है, वो देख रहा है, जानना चाहता है मिस्टर बीस्ट आपको पता था जब उसने पूछा? नहीं, नाम उसी से सुना था मैंने, तो मुझे ये तो याद था। मैंने कहा मुझे नहीं पता, सर्च करना पड़ा। हाँ, बनाता कैसा है, तो वो बहुत सारी रिसर्च करता है, बहुत इन्वेस्टमेंट। शेक्सपियर ने भी कहा चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चे तो आगे आगे चलते हैं। तो नो मिस्टर, और वो पूछ लेता अच्छा सारे स्कूल बसें पीली क्यों होती हैं। अब इस सवाल का जवाब दिया, बात ठीक है, नोटिस किया तो मैक्सिमम आप इस बात को भी गौर कीजिएगा, स्कूल की बसों के रंग कॉमन रंग है, पीली ही होती है। मैंने और देखे हाँ आसपास हैं होती हैं, तो पीली क्यों होती है, अब इसका जवाब दीजिए। तो ऐसे सवाल बच्चे जो हैं उस समय वो फ़नी मूड में होते हैं, तो बीट ऑफ बीट बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अब तो नहाने के दौरान वो बड़ी अजीब व गरीब बात भी करते हैं। ऐसे सवाल हमारे बीच तो होते थे, मैंने तो उनका जिक्र किया, मैं तो अपनी बात उसमें बताइए। तैयार होने के दौरान उनसे मस्त मूड में वो उस समय भी बात करते हैं। अब चक्कर क्या है कि माओ का फोकस बच्चों के नहलाने पे इस बात पे ज़्यादा होता है कि उसके शरीर पे मैल का एक भी अणु ना रह जाए। उसे रगड़ने में वो चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। मतलब ऐसा मैं अपने अनुभव पे कह रहा हूँ, सबका हो सकता है ऐसा ना हो कि उसे रगड़ेंगे कोहनी पे मैल ना रह जाए, बगल तो पूरा रगड़ना, तो वो क्या है चीखना चिल्ला वो पसंद नहीं करता है इतना। तो उनका फोकस तो मैल के अणु ना बचे शरीर पे, इस पे पूरा है, साफ़ सफाई पूरी रही, वो भी ज़रूरी है।
मेरा फोकस ये है कि वो बात कर रहा है तो मैं उसकी बात को भी उतनी ही तवज्जो देता हूँ, पूछता हूँ अच्छा आज इसने पूछा कल ये बात कर रहा है, तो मैं बातों को उसको एंजॉय करता हूँ। अब ऐसे ही बातें जैसे पिक एंड ड्रॉप में स्कूटी पे हमारा बड़ा कन्वर्सेशन हुआ है, स्कूटी का बड़ा रोल है तो इसमें। पत्नी ने कहा नहीं आप ढंग से नहीं नहलाते उसको? हाँ, बीच बीच में उनकी शिकायत आ जाती, कहने लगे देखो ये कोहनी पे साफ़ नहीं है, गंदा मैल है, आप अच्छे से नहीं नहला रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा धीरे धीरे। तो पास हुए उस परीक्षा में आप? उस परीक्षा में कभी कभी लगता है पास हो जाता हूँ और कभी कभी लगता है कभी पास नहीं होऊंगा, है ना। तो लेकिन वो चीज़ें जारी हैं।